Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 7। तो बिना देरी किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो राधिका के बुआ ने सिया को माला लेने के लिए भेजा था। सिया जब माला की ताल लेने आई तो देखा एक आदमी वहां खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था और फिर उसकी नजर ऊपर लगे झूमर पर गई जो हिल रही थी। कुछ गलत होने के डर से उसने पहले उस आदमी को आवाज दी, सुनिए, हटिए वहां से। पर सिया की आवाज उसके कानों पर पड़ी ही नहीं। वो हाथों में ताल लिए आगे बढ़ते हुए खुद से बोली, अजीब इंसान है। वो चलते हुए फिर से उस आदमी को आवाज देने लगी, ओ हेलो, हटिए वहां से। जब झूमर तेजी से हिलने लगा, सिया की नजर भी उस पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ी और आवाज भी दे रही थी। जब सिया उस आदमी के बहुत पास आ गई, झूमर गिरने लगी। सिया ने उसके हाथ पकड़ा और झूमर के नीचे से उसे हटा दिया, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बना और वो राघव पर गिरी। अचानक किसी के खींचने और उसके ऊपर गिरने की वजह से राघव भी अपना बैलेंस खो दिया और दूसरी तरफ गिर गया। राघव नीचे था और सिया उसके ऊपर। राघव का एक हाथ सिया के सर पर था तो दूसरा उसके कमर पर। सिया ने अपने आप को राघव के सीने में छुपा लिया। जो ताल सिया के हाथ में था वो नीचे गिरा और ताल में जो माला थी वो सिया और राघव के गले में आ गिरी। इसी वक्त बाहर भी वरमाला हो रही थी और बैंड बाजा भी बज रहा था। उसके शोर में झूमर के गिरने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दिया। झूमर के गिरने के बाद वहां काम करने वाले जोर से चीखे और बाहर की ओर भाग गए। सिया ने धीरे से अपनी आंख खोली और अपना सर उठाकर पहले अपने गले में माले को देखा और फिर राघव को। एक ही माला उन दोनों के गले में थी। राघव ने भी सिया को देखा। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो गए। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें ना ही झूमर के गिरने से कोई फर्क पड़ा और ना ही बाहर के लोगों से। ये पहली बार था जब एक लड़की राघव के इतनी करीब आ गई और सिया के लिए भी ये पहली बार था जब कोई आदमी उसके इतना करीब आया हो। कुछ देर बाद दोनों को ही होश आया। दोनों ही उठकर खड़े हो गए। सिया ने अपने गले में माला निकाल दिया और अपने बालों को ठीक करने लगी। राघव ने भी माला निकाल दिया और दूसरी तरफ फेंक दिया। उसकी नज़र सिया पर आकर रुकी। सिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसने पिंक लहंगा चोली पहना था। खुले बाल, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट लिपस्टिक, कानों में बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियाँ। राघव बस उसे देखता ही रह गया। सिया की नज़र जब राघव पर पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, तुम पागल और अंधे तो तुम पहले से ही थे, आज लगता है बहरे भी हो गए हो। जब सिया ने पागल कहा तो राघव को होश आया, वरना वो तो सिया की गहरी आंखों में ही खो गया था। राघव भी गुस्से से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो सिया ने कहा, मतलब ये है कि हम तुम्हें कब से आवाज दे रहे हैं कि हटिए, ये झूमर गिर रही है, लेकिन तुम तो पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए थे। राघव की नजर तब जाकर झूमर पर पड़ी। उसने सच में ध्यान नहीं दिया था। तो सिया ने कहा, अगर मरना ही है तो जाकर कहीं और मरो, ये शादी का घर है। तो राघव ने कहा, ए हेलो लिसन, हमें कोई शौक नहीं है मरने का, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। तो सिया ने कहा, ऐसा तो नहीं लगता। राघव ने अपनी आंखें छोटी करके सिया से पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रही हो? राघव के इतना कहते ही सिया को गुस्सा आ गया और वो बोली, हम और तुम्हारा पीछा? हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो एक पागल का पीछा करे। ये सुनते ही राघव को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें फिर से पागल कह रही हो?
अब हमें लगता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। तो सिया ने कहा, क्या मतलब है आपका? आप ये कह रहे हैं कि ये सब हमने किया? तो राघव ने पूछा, तुम्हारा यहाँ होने की और कोई क्या वजह हो सकती है? तभी वहां राधिका का भाई अभय भागते हुए आया। अभय सिया की ओर देखकर पूछा, तुम ठीक हो? तो सिया ने कहा, हाँ भाई हम ठीक है, बस ये झूमर। तो अभय ने कहा, हाँ वो काम करने वाले ने बताया था। वो राघव की तरफ देखकर पूछा, आप ठीक तो है ना? तो राघव ने बस हाँ में गर्दन हिला दिया। अभय वहां खड़े काम करने वालों को डांट रहा था कि झूमर को ऐसे कैसे लगाया जो ये गिर रही थी। तभी सिया राघव से बोलने लगी, खुद को ऋतिक रोशन समझने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ शादी अटेंड करने आए, समझे आप? इतना कहकर सिया वहां से निकल गई। सिया के जाते ही राघव की नजर झूमर के रस्सी पर पड़ी। रस्सी जली हुई थी। उसे समझ में आ गया झूमर गिरी नहीं थी बल्कि गिराई गई थी। दूर खड़े युग ये सब देख रहा था। उसके हाथ की मुट्ठी बन गई। उसने जल्दी से किसी को फोन किया और गुस्से से बोलने लगा, तुम लोगों को एक काम दिया गया था, बस एक काम, वो भी ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाए। तो दूसरी तरफ से कहा गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो युग ने कहा, अगली बार? अब कुछ कर नहीं पाए, अगली बार क्या करोगे? युग ने गुस्से से फोन काटकर वहां से चला गया। भव्या और आन्या राधिका के पास ही खड़े थे और रुद्र की नजर भव्या पर पड़ी और भव्या की उस पर। उसे देखकर भव्या धीरे से वहां से चली गई। रुद्र भी जब भव्या को वहां से जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। भव्या चलते हुए खुद से बोली, अब ये यहाँ क्यों आया है? पता नहीं हमेशा इसी से क्यों टकराते रहते हैं हम। भव्या वहां से निकलकर राधिका के कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि तभी रुद्र पीछे से आकर उसका हाथ पकड़कर दीवार से उसे सटा दिया। भव्या छींकने ही वाली थी पर रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसके मुंह को बंद कर दिया। रुद्र ने गाना गाते हुए उससे पूछा, जहां मैं जाता हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? रुद्र ने गाने के लफ्ज को सवाल की तरह पूछा। भव्या ने उसके हाथ को अपने मुंह से हटाया और बोली, मैं तो शोर मचाऊंगी, मैं तो शोर मचाऊंगी, करनी तुम्हारी सबको बताऊंगी। भव्या ने भी रुद्र के अंदाजे में ही उसी गाने के लफ्ज में जवाब दिया। तो रुद्र ने कहा, धमकी? और वो भी हमें? पता भी है कि हम कौन है? रुद्र सिंघानिया नाम है हमारा। तो भव्या ने कहा, अच्छा तो मिस्टर सिंघानिया, आपको ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए जिसे लोग आपको धमकी देने पर मजबूर हो जाए। तो रुद्र ने कहा, तुम वो बात क्यों नहीं भूल जाते? हमने कहा है ना कि हमारी कोई गलती नहीं थी। तो भव्या ने कहा, अच्छा तो क्या सीसी कैमरा झूठी होगी, है ना? रुद्र कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी फोन बजने लगी। वो भव्या से थोड़ा दूर होकर देखने लगा कि किसका फोन है। रुद्र जब भव्या से दूर हुआ वो मौका देखकर वहां से भाग गए। देर रात सब लोग हवेली पहुंच गए। राघव अपने कमरे में बैठे आज के हादसे के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने उस तरफ देखा तो जीविका दूध का गिलास लिए खड़ी थी। राघव ने कहा, मासी आइए ना। जीविका अंदर आकर दूध का गिलास वह रखते हुए बोली, तुम्हारे लिए दूध लाए, पी लेना। तो राघव ने कहा, आप खुद क्यों लाई? किसी के हाथों भिजवा दिया होता। तो जीविका ने कहा, क्यों, हम नहीं ला सकते? आप? तो जीविका ने कहा, क्यों हम नहीं ला सकते तुम्हारे लिए दूध? राघव ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बिठाकर खुद उनके पैरों के पास नीचे बैठ गया। राघव अपना सिर उनके गोद में रखते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है मासी। जीविका राघव के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हम तुमसे कुछ पूछे? तो राघव ने कहा, हाँ। तो जीविका ने पूछा,
क्या तुम्हें अभी भी वो सपने आते हैं? राघव ने एक गहरी सांस ली और हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। तो राघव ने कहा, पता नहीं, पर जब भी हम यहाँ आते हैं उस दिन की सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने आ जाती है। हम जितना भी उस हादसे को भूलने की कोशिश करें, पर अतीत का वो साया हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो जीविका ने कहा, बेटा, अंधेरे से बाहर आने के लिए रोशनी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो राघव ने कहा, हम कुछ समझे नहीं मासी। तो जीविका ने कहा, जब जिंदगी को अतीत के बातों से घेरे रखोगे तो कभी भी उसे जीत नहीं पाओगे। तुम और अर्जुन दोनों ही अतीत में ही जी रहे हो, उसे भूल नहीं पा रहे हो। अगर तुम दोनों को इन सब से बाहर आना है तो तुम दोनों को शादी के बारे में सोचना होगा। राघव जीविका की ओर देखते हुए बोला, शादी, प्यार और पैसा, इन्हीं ने तो हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। फिर भी आप चाहते हो कि हम? जीविका राघव की बात बीच में काटते हुए बोली, हाँ, हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को प्यार या शादी ने नहीं, बल्कि एक इंसान की नीयत, उसकी घमंड और उसके लालच ने बर्बाद किया है। पर अगर तुम सोचोगे तो इसका दूसरे पहलू भी है। अगर महिमा दीदी तुम्हारे पापा से शादी नहीं करती तो सोचो अर्जुन का क्या होता। और तुम्हारे पापा जो समझते हैं कि वो नीलम दीदी से प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है राघव। प्यार तो वो था जो महिमा दीदी तुम सबसे करती थी। अर्जुन को माँ की ममता देने के लिए उन्होंने उस इंसान से शादी की जो किसी के प्यार में सब कुछ गवा बैठे। वो होता है प्यार। राघव ने कहा, माँ की तरह तो कोई हो ही नहीं सकता मासी। जीविका ने कहा, जानती हूँ, और इसीलिए तुम दोनों भाइयों को हम 2 महीना वक्त दे रहे हैं। आज से 2 महीने यानी आरोही के शादी तक का वक्त है तुम दोनों के पास। तब तक अपने आप को तैयार कर लो, और जब तुम्हारे नाना जी और दादाजी शादी के लिए पूछोगे तो तुम दोनों को हाँ कहना होगा, समझे तुम? राघव ने कहा, ये बात आप बस हमसे कह रहे हैं या अर्जुन भैया से भी कह रहेंगे? जीविका ने कहा, हम उससे बात कर चुके हैं, पर तुम दोनों भाई कहाँ किसी की सुनने वाले हो? ये सुनकर राघव ने मुस्कुरा दिया। जीविका उसे दूध का ग्लास देते हुए बोली, ये लो, दूध पी लो, वरना ठंडा हो जाएगा। राघव ने दूध पी लिया। जीविका ने उससे कहा, और हाँ, तुम 2 दिनों तक यही रहोगे। हर साल की तरह सुबह ही निकलने की कोशिश मत करना। पापा ने गार्ड्स को ऑर्डर दिए हैं तुम्हें बाहर ना जाने की। ये सुनकर राघव हैरान होकर पूछा, क्या? तो जीविका ने कहा, हाँ। तो राघव ने कहा, पर ये गलत है। तो जीविका ने कहा, कुछ गलत नहीं है। एक तो तुम सब साल में एक बार ही यहाँ आते हो, वो भी 4 दिनों के लिए, और तुम तो आते ही चले जाते हो। ये ठीक बात नहीं है। तुम्हारे नाना जी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं और उन्हें तुम सबकी बहुत याद आती है। राघव ने ये सुना और कुछ नहीं कहा। विदाई होते होते बहुत देर हो गई थी, तो अभय, आन्या, सिया और भव्या को घर छोड़कर चला गया। वो तीनों अंदर गए और फ्रेश होकर सोने चले गए। आज जो भी हुआ वो सब सिया अपने सपने में देख रही थी। राघव पर झूमर गिरते ही वो घबरा कर उठ गई, और आन्या जो उसके बगल में ही सोई थी, उसका आँख भी खुल गई, और सिया को पसीने से भीगा हुआ देखकर वो उठकर बैठ गई। उसने सिया को पीने के लिए पानी दिया और उसके पीठ को सहलाने लगी। आन्या ने कहा, सिया, वो सब तेरा सपना है, लो पानी पी। सिया ने पानी पिया। उसका ध्यान सपने से हटाने के लिए आन्या ने उसके साथ थोड़ी देर बातें किए और दोनों सो गए। 3 दिन बाद वैशाली पूरे घर को देखते हुए बोली, इतना बड़ा घर, इतने बड़े घर में हम अकेले क्या करेंगे? तो भव्या ने कहा, आप अकेले कैसे होंगे माँ? सिया दी और आन्या दी है ना, और हम सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ आ जाए आपके साथ रहने के लिए। तो वैशाली ने कहा, हाँ बेटा, अभी हम मुंबई आ ही गए हैं
तो तुम भी हमारे साथ रहने के लिए आ जा, और तुम्हारा कॉलेज भी यहाँ से नज़दीक है और सिया का ऑफिस भी। तो आन्या ने कहा, इसीलिए तो हमने ये घर चुना है हम सब के लिए, ताकि हम सब एक साथ रह सके। तो सिया ने यह सब सुनकर मुस्कुरा दिया। वैशाली ने कहा, सिया बेटा तुम्हें ऑफिस कब जाना है? तो सिया ने कहा, कल से ही माँ। तो वैशाली ने कहा, अच्छा ठीक है, कल सुबह हम मंदिर चलेंगे और उसके बाद तुम ऑफिस चली जाना। तो सिया ने कहा, ठीक है माँ। आन्या ने कहा, सुबह का सुबह देखा जाएगा, पर आज का क्या? तो सिया ने पूछा, मतलब? भव्या ने कहा, आन्या दी का मतलब है आपको ट्रांसफ़र के साथ साथ हाइक भी मिली है। तो सिया ने कहा, हाँ। तो भव्या ने कहा, हम मुंबई भी आ गए, घर भी मिल गई और अब हम साथ भी रहने वाले हैं। तो सिया ने पूछा, हाँ तो आन्या ने कहा, तो सिया मैडम पार्टी कहाँ है? तो भव्या ने कहा, अब इतना सब अच्छा हो रहा है तो पार्टी तो बनती है ना दी? तो आन्या ने कहा, आप क्या कहती है माँ? वैशाली ने कहा, अरे बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? तो आन्या ने कहा, माँ ने भी हाँ कह दिया है। भव्या चल म्यूज़िक चला। भव्या ने म्यूज़िक लगा दिया और चारों उनके नए घर में खुशी खुशी अपने घर में पहले दिन को सेलिब्रेट करने लगे। कुछ देर बाद चारों थक गए और बैठकर बातें करने लगे। उसके बाद बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया और खाना खाने के बाद सोने चले गए। सुबह मंदिर जाने के बाद सिया सीधे ऑफिस आई और रिसेप्शन पर जाकर अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने सेक्रेटरियल ऑफिस में फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया। तब उन्हें उसे ऊपर जाने के लिए कह दिया। सिया ऊपर सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में गई और प्रदीप से मिली। प्रदीप ने कहा, हाय मेरा नाम प्रदीप है। तो सिया ने कहा, हाय हम सिया। प्रदीप सिया को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया। सिया तो लग ही इतनी प्यारी थी। पीले पटियाला सूट में, झील से गहरी आंखें और उसमें काजल लगाया गया था। माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों को बांधकर छोटी बनाई और हाथों में चूड़ियाँ। सिया ने लेटर देते हुए कहा, ये मेल की हॉट कॉपी है। प्रदीप ने कहा, ओके आप यहाँ बैठिए, मैं सर को बता कर आता हूँ। इतना कहकर वो अर्जुन के कैबिन में चला गया। सिया वह बैठी ऑफिस को देख रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और विवान और रुद्र बाहर आए। वो दोनों सिया के सामने से राघव के कैबिन में चले गए, पर ना ही सिया ने उन्हें देखा और ना ही विवान ने सिया को। प्रदीप सिया के पास आकर बोला, अर्जुन सर आपको बुला रहे हैं। सिया प्रदीप के साथ अर्जुन के कैबिन में चली गई। सिया अर्जुन को देखते ही बोली, गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन ने कहा, गुड मॉर्निंग। कुछ पेपर साइन करने के बाद वो प्रदीप को वो पेपर्स दे दिए और वहाँ से प्रदीप को चले जाने को कहा। उसके बाद वो सिया से कहा, ओके तो चलो हम तुम्हें तुम्हारे नए बॉस से मिलवाते हैं। सिया सोच में पड़ गई। उसे लगा वो यहाँ अर्जुन के लिए काम करेगी, लेकिन जब अर्जुन ने ये कहा तो वो सोच में पड़ गई। अर्जुन सिया को राघव के कैबिन के बाहर रुकने को कहकर अंदर चला गया। सिया ने डोर पर लगा नेम को पढ़ा, राघवेंद्र सिंघानिया। कैबिन के अंदर राघव, विवान, रुद्र और प्रदीप थे। राघव प्रदीप से, तुम भैया के साथ टेंडर वाले प्रोजेक्ट में काम करो और हमारे लिए कुछ दिनों के लिए एक असिस्टेंट को अरेंज करो। तो अर्जुन ने कहा, हमने पहले ही तुम्हारे लिए असिस्टेंट को अरेंज कर दिया है। राघव ने पूछा, कौन? अर्जुन ने राघव को सिया के बारे में सब बता दिया, उसके नाम के अलावा। अर्जुन ने कहा, वो बाहर ही है। अर्जुन ने प्रदीप की तरफ देखा तो प्रदीप ने बाहर जाकर सिया को अंदर आने के लिए कहा। सिया को अंदर आते देखकर विवान ने उसकी तरफ देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। राघव का मुंह खिड़की की तरफ था। उसे फ़ोन में एक मैसेज आया था, जिसे देखते हुए उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया था। सिया की नज़र अभी भी विवान पर नहीं गई। विवान मन में बोला, ये यहाँ क्या कर रही है? अगर राघव ने इसे देख लिया तो? अरे अर्जुन भैया, क्या कर दिया आपने?
सोते हुए शेर को क्यों जगा रहे हो आप? अर्जुन ने कहा, ये सिया है। राघव ने पलटकर उसे देखा और सिया ने भी। दोनों की ही आंखें एक दूसरे को देखकर हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों ने ही एक साथ कहा, तुम? अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ राघव, तुम इसे जानते हो? राघव गुस्से से सिया को घूर रहा था। अर्जुन के मुंह से राघव का नाम सुनकर सिया ने उसे दोहराया, लाघव? सिया के मुंह से लाघव शब्द सुनकर राघव को वो बच्ची याद आ गई जो उसे जंगल में मिली थी। तो क्या राघव जान पाएगा सिया वही बच्ची है? अगर ये बात जान भी लिया तो क्या राघव और सिया के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? वैसे सिया राघव को क्यों ढूंढ रही है और राघव सिया को क्यों ढूंढ रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए अधूरे हम के अगले भाग, आपके होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और इस कहानी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। इस कहानी को अगर आप पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जाकर अधूरे हम के सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।